बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इंतहा पसंदी पाकिस्तानी मुआशरे के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हम हर जगह पे अपनी इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं, जिसके नतीजे में कई बार कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। अगर सियासत की बात की जाए, हम वहाँ भी इंतहा पसंद, मज़हब की बात की जाए, वहाँ भी हम इंतहा पसंदी का मुजाहरा करते हैं। इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर जो अदम बर्दाश्त है, इसने सोसाइटी को हिला कर रख दिया है। हर 4 दिन गुजरने के बाद एक ऐसा वाक़या जन्म लेता है जो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर चंद लोगों की वजह से पूरे मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनता है। मजहबी क़यादत, उसका क्या इसमें रोल हो सकता है, सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए, हुकूमत कहाँ खड़ी है, ये वो अहम सवालात हैं जो हर दौर में उठते तो रहे हैं, लेकिन इनके सही जवाब तलाश करने की ना कभी कोशिश की गई, ना उस पर अमल दरामद किया गया, जिसकी वजह से आज हमें सियालकोट के अंदर होने वाले वाक़े का भी सामना करना पड़ता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई चंद लोगों की गलती की वजह से। और अगर देखा जाए मजमूई तौर पर सोसाइटी के अंदर चंद ही ऐसे इंतहा पसंद होते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को या इवन इस्लाम को बहुत सारे ममालिक में मुखालफत का सामना करना पड़ता है। और लोग कहते हैं इस्लाम जो रवादारी का मज़हब है, इस्लाम जो अमन का मज़हब है, इस्लाम जो हर किसी के हकूक़ की ज़मानत देता है तहफ़्फ़ुज़ की, अगर उससे वाबस्ता लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग अगर इंतहा पसंद हो जाएंगे तो फिर क्या वो इस्लाम की तालीमात से रोशनास नहीं है? ये वो अहम सवालात हैं और यही सवालात आज हम रखने जा रहे हैं आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मुमताज़ आलिम दीन जनाब मौलाना तारिक जमील साहब के सामने। मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। मौलाना, जो कुछ सियालकोट में हुआ, पूरी कौम, तमाम मजहबी रहनुमा उसकी मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं आखिर पाकिस्तान में, इसका जिम्मेदार कौन है मौलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। असल जिम्मेदार तो वही हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि जहालत गुजर नहीं है। एक आदमी अपनी दुनिया का काम, रोटी कमाने के लिए क्या कुछ नहीं सीखता, और जिस चीज ने उसकी दुनिया और आखिरत को बनाना है उसको ना पढ़ता है, ना सीखता है, ना समझता है। सारी जिंदगी लोग कुरान उठा के नहीं देखते कि कुरान क्या कह रहा है। असल जिम्मेदार वो हैं जो ये काम करते हैं। जैसे लिखा होता है कि ना जानना कोई उज़र नहीं है, वो ट्रैफिक के कवानीन तो वो सड़कों पर लिखे होते हैं कि ना जानना कोई उज़र नहीं है। तो ना जानना कोई उज़र नहीं है, ये जहालत की इंतहा है। और इसमें उन उलमा का किरदार भी 100% है जो इस तरह इंतहा पसंदाना जहन साजी करते हैं। मैं भी कल लाहौर से आया हूँ फैसलाबाद, एक जगह बहुत बड़ा बिल बोर्ड पर लिखा हुआ था, गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। तो इस किस्म की जो वैश्याना किस्म की जो मिजाज बन जाता है, वो गलत तालीम से बन जाता है कि भाई गुस्ताख रसूल की सजा उलमा मुकर्रर करेंगे, फुकहा मुकर्रर करेंगे, मुफ्ती मुकर्रर करेंगे, अवाम तो नहीं मुकर्रर करेंगे। और गुस्ताखी रसूल हुई है या नहीं हुई, बिल्कुल ठीक, इसका भी फैसला अवाम के हाथ में नहीं, अहले फतवा के हाथ में है। तो पहले वो जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये जुर्म कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर जिम्मेदार वो उलमा हैं जो गलत ज़हनसाज़ी कर रहे हैं और इंतहा पसंद। जी मौला, इंतहा पसंदी की आपने बात की। हमारे अक्सर एक बात कह दी जाती है, मिंबर से भी कह दी जाती है कि निज़ाम छीन लेंगे, ताकत के ज़रिए हम हुकूमत संभाल लेंगे, एक जत्था उठेगा वो हुकूमतरानों से हुकूमत छीन लेगा। ये जो जत्थे की उठने की बात की जाती है, ये सिखाई जाती है। फिर ये कहा जाता है कि हम फैसला खुद करेंगे, अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम अपने हाथ से उनको कत्ल कर देंगे। इस किस्म के उलमा जब तकारीर करते हैं तो आम आदमी तो उससे सबक लेता है, उससे मोटिवेट हो जाता है। ये गलत है ना जी। ये आम आलिम भी ये बात नहीं कर फतवा दे सकता। फतवा सिर्फ वो मुफ्ती देगा जिसको कई साल की महारत हो और वो इल्म शरीयत, इल्म फ़िक़ह,
के साथ बस साल हर साल मुंसलिक हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, ये अवाम या आम मस्जिदों के खतीब और इमाम ये इसका फैसला नहीं कर सकते। इसका फैसला अहले फतवा करेंगे, फिर उस पर हुकूमत अमल करवाएगी, न कि एक खतीब उठ के तकरीर कर दे और अवाम उठ के उस पर फैसला सुना दें। ये तो शरन बिल्कुल जी दुरुस्त नहीं है। मौलाना, एक बहस अब पाकिस्तान में ये भी होती है कि जो मसाजिद के खुतबा हैं, जुम्मे के खुतबे को वो रियासत कंट्रोल करे, रियासत एक जामे खुतबा तैयार करे जैसे बाज़ ममालिक में होता है, वही खुतबा डिलीवर किया जाए तमाम मसाजिद के अंदर, जिससे एक मजहबी रवादारी पैदा होगी, हमआहंगी पैदा होगी और जो नफरत अमेज़ तकारीर हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप इससे इत्तफाक करते हैं? हाँ जी, जो मेरे मुल्क की सूरत हाल है उसके लिहाज से तो बेहतर है कि हुकूमत तो खुतबा डिलीवर न करे कि ये कह दिया जाए, हुकूमत पाबंद करे कि फिरका वारियत और नफरत की बात कोई खतीब ना करे और मेंबर को अल्लाह रसूल की बात, आखिरत की बात के लिए रखें, बाकी सारी बातें करनी है तो बाहर करें। मौला, तौहीन का इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाना ये खुद तौहीन के जुमरे में आता है और फिर शरीयत के अंदर इसकी सजा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। और फिर आपने फरमाया कि जो आदमी झूठ बोलता है उसके मुंह से इतनी बदबू आती है कि 3 मील तक फरिश्ते भाग जाते हैं। मौला, ये सियालकोट का वाक़या जिस किस्म का हुआ, इस पे अब आप क्या समझते हैं? आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की बदनामी हुई, हुकूमत को आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए? लेकिन जी, एक तो निज़ाम तालीम हमारा सही नहीं है। जी जी, हमारे 2 तरह के निज़ाम चल रहे हैं, सरकारी और है और प्राइवेट और है, लेकिन दोनों में कुरान की कोई अहमियत नहीं है। और मैं जब सेंट्रल मॉडल स्कूल में मैट्रिक पढ़ता था तो अरबी के टीचर, अरबी ऑप्शनल थी, तो 4-5 लड़के वहाँ अरबी के लिए बैठे होते थे, बाकी मैं खुद ड्राइंग रखी मैंने ऑप्शनल के तौर पर। तो एक तो अवाम को कुरान के से रोशनास करवाया जाए और जो खतीब उलमा फिरका वारियत की और ऐसी तकरीरें करते हैं उनकी तकरीरें बंद करवाई जाएं और हर मकतब फिक्र के बड़े अहले फतवा को बुलाकर उनके सामने मिन्नत करें कि अपने खतीबों को लगाम दें, इस किस्म की बातें मत करें। पहले ही हम मरे पड़े हैं, ये चंद पैसे लेकर और भड़का के चले जाते हैं। मौला, कानून की अमलदारी के जरिए रियासत आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब कानून को ही चैलेंज किया जाता है, जब धरने दिए जाते हैं, जब ये कहा जाता है कि हम किसी निज़ाम को नहीं मानते, इवन पाकिस्तान के अंदर बाद लोग उठते हैं कहते हैं हम जमहूरियत को नहीं मानते, रियासत को चैलेंज कर रहे होते हैं, उससे तो फिर एक और लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है बगावत की। अब इसका हल मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। इस मौके पे आप बेलबू मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, उलमा के लिए, हुकूमत के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि देखो, किसी को डंडे से तो आप सीधा कर नहीं सकते हो। बिल्कुल ठीक। वो जबरदस्ती किसी को आप सच्चा, दयानतदार, अमानतदार बना नहीं सकते। तो मेरी सारी आवाम से अपील है कि अल्लाह के वास्ते कुरान से जुड़ो, फिरका वारियत से निकलो और हुकूमती कवानीन की पासदारी करो। और हुकूमत अहले कानून से कहता हूँ कि जिस चीज़ को, जब मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो खुद जालिम बन जाता है। हमारी हुकूमत, मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारा निज़ाम अदल, अदालती निज़ाम को ठीक करें, कानून, नई कानून साजी करें
वकला का जो एक निज़ाम है इसको दुरुस्त किया जाए कि इसमें जो इतनी डिले हो जाती है कि लोग मर जाते हैं और अगली नस्ल को भी इंसाफ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो मेरी हुकूमत से अपील तो ये है कि निज़ाम अदल में जितने भी शोबे हैं, पुलिस भी है, थाना भी है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद फिर वकील है, फिर अदालत है, सिविल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारा किबला खराब हुआ पड़ा है। इसको दुरुस्त करें ताकि लोगों को इत्मीनान हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं मैनचेस्टर में था और बयान करने जा रहा था, तो मैंने गाड़ी चलाने वाले से पूछा आप क्या करते हैं, पाकिस्तानी था, जी मैं वकील हूँ। तो मैंने कहा यहाँ भी कोई झूठे केस होते हैं या कब्जा ग्रुप होते हैं? कहा जी यहाँ तो किसी को पता ही कोई नहीं कि कब्जा ग्रुप क्या होता है, झूठा मुकदमा क्या होता है। 80% तो हमारे अदालतों में मुकदमे झूठे चल रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार अवाम है। वो किसी पर झूठा मुकदमा करना कोई गुनाह ही नहीं समझते। फिर उसके बाद वकील है जो उसको परसू करता है और उसको गुनाह नहीं समझता है। और हमारी अदलिया इतनी कमजोर है, कितने जज हैं वो चंद पैसों पे बिक जाते हैं। तो निज़ाम अदल ठीक होगा तो फिर जाकर अवाम में एक अमन कायम होगा और मुल्क तरक्की करेगा। और अपने अल्लाह से डरें, फिर कवारियत से बचें, मुस्लिम बन के जिंदगी गुजारें, देवबंदी बरेलवी बन के न रहें, शिया सुन्नी अहल हदीस बन के न रहें, मुस्लिम बन के जिंदगी गुजारें और इस नफरत से अपने आप को धोएं, पाक करें, साफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तारिक जमील। आलमी मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 54 साल की हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद रखी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने, उसके बाद ये क़यादत आई बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पास, उसके बाद आसफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी को चलाते रहे, सदर बने पाकिस्तान के, और आजकल पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में, एक नौजवान के हाथ में। बहुत सी तवक्कुआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में कि नौजवान बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या बेनज़ीर भुट्टो की और क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी बनाने की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, और फिर सिंध की हुकूमत के ऊपर बिलावल भुट्टो के इख्तियारात क्या हैं। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को जितने चैलेंजेस का सामना है उससे बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे निपटेंगे, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 साल की होगी। पीपल्स पार्टी अपने योम तासीस की तकरीबात मना रही है और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। उसकी क़यादत बिलावल के हाथ में, जो क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होती हुई बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसफ अली जरदारी के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी के पास पहुंची है। बिलावल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौजवान नस्ल को बहुत सी तवक्कुआत हैं। पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी का ग्राफ नीचे गया उस वाले से भी बिलावल खासे पुरुमीद दिखाई देते हैं कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी वापस लौटेगी। सिंध के अंदर गवर्नेंस एक बड़ा चैलेंज रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अब खुद कुछ मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं। पार्टी के साथ साथ हुकूमती अमूर को भी निपटाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर भुट्टो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और साथ साथ जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी उन कारकुनों को जो इस वक्त कहीं घरों में बैठ गए या कहीं दूसरी पार्टी में चले गए, पीपल्स पार्टी के उन कारकुनों को वापस लाने में कामयाब होंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी कुव्वतों के सफ़र को बड़े करीब से देखते रहे, इस पर लिखते रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। 54 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज वही पीपल्स पार्टी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, या उसमें कुछ मुश्किलात का सामना है, कुछ तब्दीलियां हो चुकी हैं? जाहिर वक्त वो नहीं है जिस बात को 54 साल गुजर चुके हैं। 54 साल पहले के हालात भी नहीं है, 54 साल पहले का सियासी मंजरनामा भी नहीं है, 54 साल कब्ल के सियासी बैन अवी और इलाकाई और मकामी हालात भी वही नहीं रहे हैं।
हालात तब्दील हुए, चीजें भी तब्दील हुई हैं, पार्टियां भी तब्दील हुई हैं, लेकिन एक बात अब भी एक बहुत ही मुसल्लम बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आम आदमी के लिए, डेमोक्रेसी मांगने वालों के लिए, जमहूरियत के सम्राट हासिल करने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए अब भी अगर कोई उम्मीद की किरण है आम आदमी के लिए, तो अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसका एक प्रोग्रेसिव रूप है, जिसका एक तरक्की पसंदाना सोच है, और जो अब भी उस पर दावा करती है कि जिन 4 नारों की बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, उन्हीं नारों को साथ लेकर वो आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल सफर रहा है। पाकिस्तान के स्टेट इंस्ट्रूमेंट पिछले 50 साल से इस पार्टी को नेस्तो नाबूद करने के लिए तमाम हरबे इख्तियार करते रहे हैं। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने कभी इस पार्टी को तस्लीम नहीं किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कभी भी जनरल ज़िया के मार्शल से लेकर आज तक स्पेस नहीं रहा है। अगरचे इक़्तिदार मिला, लेकिन इक़्तिदार इस हालत में मिला के साथ में दूसरी कुव्वतों की सरपरस्ती हमेशा होती रही है। मियां नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार मिला, 3 बार पाकिस्तान इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और मकामी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ की पुष्ट पर रही है। जब पीपल्स पार्टी को 3 बार इक़्तिदार मिला, आपको याद होगा जब आखिरी बार जरदारी साहब का इक़्तिदार हुआ था, तो हमारी 23 मार्च की जो परेड है वो मनसूख कर दी गई थी, और कोई भी इनके साथ चलने को तैयार नहीं था, और इनके साथ बहुत से और मसाइल भी रहे। तो इसके बावजूद के हालात ऐसे रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना रिवाइवल कर रही है। पीपल्स पार्टी पंजाब में जो हल्का 133 में चल रही है, वो पीपल्स पार्टी वहां से जो जीरो होकर रह गई थी, अब वो अपने आप को एक उभरती हुकूमत के तौर पर देख रही है। नज़ीर लगारी साहब, कुछ इतलात माजी में हमेशा से रही कि बिलावल बाख्तियार नहीं है, आसफ अली जरदारी साहब फैसले करते हैं, या ख़ानदान के अंदर फैसले कुछ और जगह पे होते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन अब कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े ताकतवर हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, फैसले उनके चल रहे हैं। सिंध की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए बिलावल भुट्टो मॉनिटरिंग करते हैं, फैसले खुद करते हैं, वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह को हदायत भी देते हैं, और साथ साथ पार्टी के इंतज़ाम, पार्टी के दीगर अमूर को चलाने के लिए बिलावल आज खुद फैसले कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में गवर्नेंस की हद तक अब भी फैसले जो हैं वो चल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के। हमें बहुत सी चीजें नजर नहीं आती हैं, हम कहते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लेकिन सिंध के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रीजन में किसी और मुल्क में इस तरह का नहीं है। तकरीबन हर जिले में जो कार्डियोवैस्कुलर के मराकज हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की सूरत में हैं। हमने खुद कई देखे हैं। सक्खर का इतना बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। कराची में जो कोरोना सेंटर जो बना है अपना ट्रॉमा सेंटर, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। 8 मंजिला 9 मंजिला वो एक बिल्डिंग है, और उसके अंदर जदीद तरीन तमाम सहूलतें। खैर इन तमाम चीजों की तरफ जाने की बजाय ये फैसले बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी के हैं कि किस तरह से ये हेल्थ के मराकज कायम किए जाए। दरियाए सिंध पर जो पुल बनाए गए हैं, आपको हर 25-30 मील या कहना चाहिए 50 किलोमीटर पर आपको एक पुल मिलेगा। यहाँ से लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं, गुड्डू से लेकर आपको फिर पुल मिलता है आकर, जो अभी निश्तर घाट की जगह पर वो बना था, बेनजीर भुट्टो ब्रिज बनाया जो 5 दरियाओं के ऊपर चाचना से कोटूथन के दरमियान बना है। लेकिन इसके आगे फिर आप चले जाएं तो आपको डेरा गाली खान में मिलता है, फिर आपको तौसा में मिलता है, फिर आगे नहीं मिलता है। फिर आपके पास इंडस सराइकी बेल्ट में पुल जो है वो ना होने के बराबर है, लोगों को बड़े फासले करने पड़ते हैं। सियासी तौर पर बिलावल ने टेक ओवर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले अख्तियारात नहीं थे या अब हैं या पहले नहीं थे। अब भी वो बाख्तियार हैं और अपने फैसले खुद करते हैं, और बहुत सी चीजें जो इधर उधर से आती हैं, खुद एक अहम काम के लिए, सियासी चीजों के लिए हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जी ऐसा एक सियासी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें हमारी मदद करें बिलावल साहब। तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने कहा कि मैं उन्हें डिक्टेट नहीं करता हूँ, और वो आप उनको जाकर ये बात करें कि अगर वो करना चाहें तो उनकी अपनी मर्जी है, और उन्होंने नहीं किया तो उनको जरदारी साहब प्रेशर नहीं कर सके। ये तो एक और मामला था कि एक मीडिया ग्रुप का उनके साथ एक और सिलसिला था जो हम करना चाह रहे थे। लेकिन बिलावल अपने फैसले खुद करते हैं। और नज़ीर लगारी साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी के करीब रहते हैं, बाज़ दोस्त अहबाब ये भी कहते हैं
कि बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसकी गवर्नेंस को बेहतर करने के साथ साथ खासे पुरुमीद हैं आजकल। पंजाब की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, KPK की बात की जाए, ख़ासतौर पर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर होने के बाद बिलावल बड़े पुरुमीद हैं कि दीगर सूबों में भी जहाँ पार्टी को चैलेंजेस का सामना था वहाँ पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो रहा है, कुछ लोग पार्टी की तरफ शामिल होने को आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये भी दुरुस्त है? ये बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान में रिवाइवल हुआ है, बहुत बड़ा जीतने वाला ग्रुप जो है इलेक्टेबल का उन्होंने अपने साथ मिलाया है। और बलूचिस्तान में इस वक्त अगर कोई बहुत बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर मौजूद है, अगरचे पार्लिमानी नहीं है चूंकि वहां पर उनकी पार्टी की कोई मुंतखब नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इलेक्टेबल्स हैं और उनके साथ मौजूद हैं और वो अपनी पोजीशन में हैं कि वो एक बड़ा मार्का सर कर सकते हैं। सराइकी बेल्ट में बहुत बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, शामिल हुए हैं और उनके आने से पार्टी ने एक नया पार्टी में रिवाइवल हुआ है और पुराने लोग भी वापस आए हैं। सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है वो लोगों ने, बहुत से लोग अपनी अनाओं पर खड़े हुए थे, उन अनाओं को उन्होंने छोड़ा है। अब वो पार्टी में जो खास तौर पर हमने इस लाहौर के कैंपेन में देखा है, वो लोग बाहर आए हैं और उन्होंने जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो पंजाब में भी खैबर पख्तूनख्वा में इस दफा इन्होंने हैरान कर दिया। जो जलसा किया था यौम तासीस का, तो वो जलसा तो लग रहा था कि वाकई इनका रिवाइवल खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है। एक बड़ी कुव्वत के तौर पर पीपल्स पार्टी हमेशा कुव्वत रही है और स्टेट की मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट ने कट टू साइज करने की कोशिश की। एलानिया कहा, कुछ छुप कर नहीं कहा, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड अगर कहा कि हम नहीं चाहते थे कि पीपल्स पार्टी आए और हमने इसलिए उसके मुकाबले में हमने और पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए, बहुत सी चीजें बनाई। जनरल हमीद गुल ऑन रिकॉर्ड थे और उसके अलावा बहुत सी और चीजें ऐसी होती रही हैं कि पीपल्स पार्टी को एक दफा 18 सीटों तक महदूद किया गया, एक दफा 45 सीटों तक महदूद किया गया था और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के 4 सूबों में थी। उनका वोट बैंक जो है उसको एतबार नहीं होता था कि हम वोट डालने जाएंगे तो हमें सीट मिलेगी। इस बार ये एतबार बहाल हो रहा है वोट बैंक का। लगारी साहब, मरियम नवाज साहबा के पास बैगेज है मियां नवाज शरीफ का, बिलावल साहब के पास बैगेज है आसिफ अली जरदारी साहब का। आप समझते हैं कि मरियम से ज्यादा मुश्किल सफर होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए या ज्यादा आसानियां होंगी? नहीं, मेरे ख्याल, मैं नहीं समझता इस बात को कि आसिफ अली जरदारी कोई बैगेज हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए। आसिफ अली जरदारी को जो लोग जानते हैं और जिन लोगों का उनके साथ तारुफ है वो समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने बेटे के लिए कोई बोझ नहीं है। मियां नवाज शरीफ के मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मियां नवाज शरीफ पार्टी की, अपनी पार्टी के अंदर ताकतवर हैं और उनके सामने कोई और मुद्दे मुकाबिल नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज एक क्रिज्मेटिक शख्सियत हैं और उन्होंने अपना एक बड़ा स्पेस बनाया है, लेकिन उनके साथ बहुत से और मसाइल चल रहे हैं। उनके ऊपर मुकदमात भी हैं, सजाएं भी हैं, ये सारा कुछ है और उसके बावजूद वो स्टेट ने लाहौर और लाड़काना का जो फर्क था उसको हमेशा बरकरार रखा है। तो माशाल्लाह वो बाहर हैं और उन्हें सियासत में अपना किरदार उनका मौजूद है। हम ये नहीं चाहते हैं कि उनका सियासत में किरदार जो है वो खत्म कर दिया जाए या कोई इस तरह का सोचता है तो गलत सोचता है, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों के लिए एक अच्छी फिजा मौजूद है और मेरे ख्याल में बिलावल के लिए एक अच्छा मौसम आ रहा है, एक अच्छा उनके अंदर एतमाद बहाल हुआ है और वो ये समझ रहे हैं कि पंजाब के अंदर पार्टी का रिवाइवल हो सकता है और पंजाब के अलावा दीगर सूबों में भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। नज़ीर लगारी साहब, ये बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए उनके नौजवान नस्ल को भी उन्होंने अट्रैक्ट किया, फिर साथ पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी उनकी एक जो किस्मती पर्सनैलिटी है उससे मुतासर थी। बिलावल भुट्टो भी ये काम कर पाएंगे कि अपनी सीनियर लीडरशिप और यंग नस्ल को साथ लेकर चल पाएंगे? वो साथ लेकर चल रहे हैं। इस वक्त भी पार्टी की लीडरशिप में जो सीनियर लोग हैं उनका चेयरमैन के सामने ये नहीं है कि वो उनको अंडरमाइन करते हैं या बच्चा समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात और भी है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमतें करके वजारतें संभालने के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने बुनियाद रखी थी तो उनकी उम्र जो है उस वक्त 39 साल थी और बिलावल भुट्टो ने 34वें साल में कदम रखा है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और दूसरी बात यह कि उन्होंने 10 साल का ये तजर्बा भी हासिल किया अपनी वालदा के इंतकाल के बाद, बल्कि इससे भी ज्यादा
उन्होंने तकरीबन 12-13 साल का तजर्बा हासिल किया है, पार्टी को समझाए उन्होंने, और वो हर बात सुनने के लिए भी तैयार होते हैं और समझने के लिए भी तैयार होते हैं। बाद लोगों के मसाइल ये होते हैं, सुनते हैं, समझते नहीं हैं, या समझते हैं मगर सुनते कम है। बिलावल सुनते भी हैं और समझते भी हैं, ये उनकी एक खूबी है। और दूसरी बात ये कि वो हर तरह की बात सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं और उसके ऊपर सवाल करते हैं। मेरे सामने की बात है, एक सीनियर लीडर ने कहा एक खास इशू के बारे में, तो उन्होंने काउंटर उसको उनसे बात की और काउंटर दलील दी। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके मुखालिफ भी इस तरह से सोच सकते हैं, तो आप बहुत सोच समझ कर बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सफ़र जो आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं, लेकिन साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले कुछ अरसे से ये साबित किया कि वो पार्टी के अंदर पार्टी की लीडरशिप और सिंध की गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पाकिस्तानियों का तोहफा के कौमी तराना जो यूएई का था उसे उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट करके राहत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में पेश किया गया, एक तोहफ़ा दिया गया यूएई को, और जिसको प्रोड्यूस किया है ए न्यू न्यूज़ की ब्यूरो चीफ दुबई में सादिया अब्बासी ने। एक प्रोग्राम के बाद ब्रेक के बाद इसी का जायज़ा लेंगे और मौजूद होंगे हमारे साथ सादिया अब्बासी। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। मुत्तहिदा अरब अमारात को जिनका कौमी तराना अरबी में था उनको पाकिस्तानियों ने पेश किया है उर्दू ज़बान में। पहले आपको वो तराना सुनाते हैं जो उर्दू ज़बान में बनाया गया, और फिर उसके बाद बात करेंगे सादिया अब्बासी से जो हमारी ब्यूरो चीफ भी हैं और प्रोड्यूसर हैं इस तराने की जो पाकिस्तानियों ने दिया है मुत्तहिदा अरब अमारात को। वतन ए वतन प्यारे वतन, सादिया अब्बासी, ये अरबी में तराना मुत्तहिदा अरब अमारात का उर्दू में बनाया गया। ये सोच, ये आइडिया आया कैसे, फिर कितना मुश्किल होता है किसी और लैंग्वेज का कौमी तराना उसको उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट करके उसको इतने खूबसूरत तरीके से गाया जाना। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। ये एक नेशनल कॉज था और ये एक टीम वर्क था। उसमें चाहे हमारे जो डायरेक्टर अरसलान सत्ती साहब हैं, हमारे शायर शहाबुद्दीन शहाब हैं, उनसे लेके तमाम जो क्रू थे उनका ये और एफर्ट्स थी। क्या है जो लॉ है सादिया, मेरे आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है, अगर हम टेलीफोन लाइन पे आपसे बात कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ सादिया अब्बासी की आवाज़ कट रही थी। वापस ले जाएंगे आपको यूएई, लेकिन ये एक बड़ा मुनफरिद काम हुआ, एक बड़ा आला काम हुआ। यूएई के अंदर पाकिस्तानियों से मोहब्बत के बड़े जज्बात पाए जाते हैं। पाकिस्तान और दुबई और यूएई का रिश्ता एक बड़ा पुराना दरीना रिश्ता है। कभी आपने बुर्ज खलीफा जो सबसे बड़ी दुनिया की इमारत है उसके ऊपर जब 14 अगस्त को आप देखते हैं कि पाकिस्तानी परचम लहराया जाता है, पाकिस्तानी परचम बनाया जाता है, पाकिस्तानी बड़े खुश होकर जाके वहाँ देखते हैं और ख़ुशी का इजहार भी करते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर पाकिस्तान के परचम को बुर्ज खलीफा टावर पर इतने खूबसूरत अंदाज से पेश किया जाता है। पूरे यूएई से लोग देखने भी आते हैं। और आज अगर पाकिस्तानियों की तरफ से उनका कौमी तराना यूएई का अरबी ज़बान में उसे उर्दू में पेश किया गया, एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों की तरफ से एक बड़ा तोहफ़ा है, क्योंकि किसी ज़ुबान को कन्वर्ट करके तराना जो है वो तराना पढ़ा जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो फिर मुल्क के एक नामवर गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान जिनका पूरी दुनिया जिनके हुनर को, फ़न को मानती है, उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से इस कौमी तराने को पढ़ा है, लगता है ऐसे ये है कि ये बना ही उर्दू में गया है, उर्दू में ही लिखा गया है और उर्दू में ही पढ़ा जा रहा है। इस लिहाज से ये बड़ा मुनफरिद काम है और पूरे यूएई को उनके खूबसूरत जगहों को जिस तरीके से फिल्माया गया है इस कौमी तराने के अंदर, ताकि जो है वो एक इस फिल्माने के साथ साथ कौमी तराने के साथ साथ आप उन जगहों को भी देख सकें कि जो यूएई के अंदर बड़े मुनफरिद मकामात हैं, सियाती मकामात हैं, पहचान है यूएई के अंदर। और इस कौमी तराने को पाकिस्तान से सादिया अब्बासी जो न्यू न्यूज़ की ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया है और ये तोहफ़ा पेश किया गया मुत्तहिदा अरब अमारात को, ताकि इस मोहब्बत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। दोनों मुल्कों के माबैन जो एक मोहब्बत और तअल्लुक़ का रिश्ता है इसे मज़ीद बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान ने हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ
एक दोस्ताना मरासम रखे और कोशिश की कि उनके कौमी जो दिन होते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, उनमें भी पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सादिया अब्बासी, कितनी बड़ी आप कामयाबी समझती हैं कि यूएई का अरबी में कौमी तराना उसे उर्दू ज़बान में राहत फ़तेह अली खान साहब जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से पढ़ा और फिर पेश किया? जी बिल्कुल मलिक साहब, मैं आपको ये बता रही थी कि ये एक नेशनल कॉज थी और टीम वर्क था, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएई के जो ब्रॉडकास्टिंग लॉज हैं उनका अपना एक तरीकाकार है। इसको लिखा गया, फिर इसके जो शूटिंग और फुटेजेस के अप्रूवल और तमाम जो आइडिया था उसको एग्जीक्यूट करने और इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको रिलीज करना, ये तमाम जो कॉम्प्लिकेटेड मराहिल थे वो बड़ी खुशसलूकी से तय पाए, जिसका क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है, चाहे वो हमारे डायरेक्टर अरसलान सत्ती साहब हों या हमारे शायर शहाबुद्दीन साहब हों। मलिक साहब, ये यकीनन एक बहुत बड़ा काम है और जब हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो हमने इसको इसके पीछे एक पूरी आइडियोलॉजी थी जो कि ये थी कि यूएई में रहने वाले तमाम उर्दू और हिंदी बोलने वाले और समझने वालों की तरफ से यूएई के 50 साल गोल्डन जुबली के मौके पर ये एक तोहफा है जो कि 50 साल से इस मुल्क की तामीर और तरक्की का हिस्सा है और उनकी तरफ से ये तराना उन्हीं की जुबान में यूएई के जो ताकि उन सबको समझने में भी आसानी हो, उनको पता चले कि कौमी तराना यूएई का है क्या और किस तरीके से उसके अल्फाज क्या हैं। ये बड़ा अहम काम है। सादिया अब्बासी, आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद और यूएई के 50 साल इस तकरीबात पे पाकिस्तानियों का ये तोहफ़ा और यूएई के लिए नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।